अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मोहन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। बेसिकली एज वी नो कि हमारी प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और आज हमारी ये वीडियो है। अच्छा, सो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, मतलब कि पिछली कंसेक्यूटिव वीडियोज़ में हम लोगों ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को समझा था कि वो होता क्या है। अब उसके बाद वाला स्ट्रक्चर यानी उसका हायर क्लास विच इज़ द टर्शरी स्ट्रक्चर, आइए उसको डील करते हैं। सो बेसिकली व्हाट अ टर्शरी स्ट्रक्चर इज, यू कैन से दैट द कंप्लीट द complete 3D conformation या फिर आप ये कह सकते हैं कि द कंप्लीट 3D ओरिएंटेशन ऑफ द होल पॉलीपेप्टाइड is called as tertiary structure। अच्छा, आपको पता है कि बेसिकली आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, यानी कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस इस तरह से, ठीक है। और वो अमाइनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप को सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो है वो अपने आप को अरेंज करता है, विच इज मेजरली जो है उसमें से अल्फा हेलिक्स, ठीक है, या फिर आपके पास बीटा शीट्स होती हैं इस तरह से, लाइक दैट, ठीक है, जो कि आपस में मतलब कि एक दूसरे के साथ जो है वो बीटा टर्न्स की मदद से जुड़ी होती हैं मोस्टली, ठीक है, ठीक है। और इन शॉर्ट ये कि ये एक मोटिव, मतलब कि ये एक सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब कि व्हेन टू और मोर सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर अरेंज्ड टुगेदर इन अ पर्टिकुलर कन्फर्मेशन दे फॉर्म सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जब बहुत सारे यानी एक पॉलीपेप्टाइड मतलब एक 32 ऑलमोस्ट 1000 अमाइनो एसिड लॉन्ग एक पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से फिर सुपर सेकेंडरी में, और सुपर सेकेंडरी से फिर मतलब पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड एक जगह कंप्रेस होकर, एक जगह पे कंसंट्रेट होकर एक खास कन्फर्मेशन में, खास 3D ओरिएंटेशन में अपने आप को अरेंज करता है, तो उस कन्फर्मेशन को आप लोग टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर सो मोस्टली इसमें होता कुछ यूं है कि जितने भी आपके पास आर ग्रुप्स थे, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें इस बात का जिक्र किया था कि जो आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें आर ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब कि आर ग्रुप में, मतलब कि इस अल्फा हेलिक्स और इस बीटा शीट में आर ग्रुप क्या कर रहे हैं, उसकी क्या ओरिएंटेशन है, इट्स नॉट इन्वॉल्व। लेकिन टर्शरी स्ट्रक्चर में जितना भी आपके पास एक फोल्डिंग है इन शॉर्ट, बिकॉज आपको पता है कि ये जो आपके पास सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये जब अपने एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होते हैं, मतलब कि एक पॉलीपेप्टाइड में जितने भी सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर या इन शॉर्ट जो मोटिव्स हैं जब एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होते हैं, यानी ऑल ऑफ दिस मोटिव्स व्हेन दे फोल्ड ऑन ईच अदर, तो ये जो फोल्डिंग है ये बेसिकली डिपेंड कर रही होती है इंटरेक्शन बिटवीन आर ग्रुप्स। किसके ऊपर? इट डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन इन बिटवीन आर ग्रुप्स ऑफ फार अमाइनो एसिड, ऑफ वेरी फार अमाइनो एसिड, मतलब कि अमाइनो एसिड जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन में एक दूसरे से बहुत दूर है। फॉर एग्जाम्पल ये आर ग्रुप एंड दिस वन, या आपस में शायद अगर ये एक दूसरे के एफिनिटी रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये अपने आप में मतलब कि इंटरेक्ट करेंगे, बिकॉज जब ये फोल्ड होगा एक खास कन्फर्मेशन में तो हो सकता है कि ये जो अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड के सीक्वेंस में एक दूसरे से बहुत दूर हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएं, और जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो आर ग्रुप जो है वो अपने में इंटरेक्शन करेंगे। और ये जितने भी इंटरेक्शन है ये दो किस्म के हो सकते हैं, ठीक है, ये दो किस्म के हो सकते हैं, मतलब कि जितने भी ऑल ऑफ द इंटरेक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब कि फोल्ड्स के बनने में जितने भी जो इंटरेक्शंस हैं किसके, आर ग्रुप इंटरेक्शन, आर ग्रुप इंटरेक्शन, ये दो बेसिक टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी कोवेलेंट, ठीक है, एंड सेकंड इट कैन बी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन।
राइट। सो अब आइए इन सब को मतलब कि कोवैलेंट एंड नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इंटरेक्शंस जो है वो अमाइनो एसिड के आर ग्रुप के दरमियान होते हैं जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर के बनने का बायस बनते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको समझ तो आ गया होगा ना कि जो आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर है वो बेसिकली है क्या, मतलब कि कंप्लीट 3D कन्फर्मेशन, यानी एक पॉलीपेप्टाइड की कंप्लीट 3D कन्फर्मेशन जो होती है। अच्छा, 3D कन्फर्मेशन मतलब कि उसके एक एक अमाइनो एसिड के एक एक पार्ट की जो ओरिएंटेशन है, उसका जो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, एवरीथिंग व्हिच व्हेन कंक्लूडेड कंसिस्टेंटली, सो वो आपको टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म करके देता है। सो भाई उन कोवैलेंट और नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं जो कि एक पॉलीपेप्टाइड को टर्शरी स्ट्रक्चर में बनने में मदद करती है। आइए डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कोवैलेंट इंटरेक्शन के बारे में। कोवैलेंट इंटरेक्शन, कोवैलेंट इंटरेक्शन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म का है, विच इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड एक एंजाइम है जिसका नाम है प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, इट इज एन एंजाइम, यू कैन से बाय द सफिक्स AAC। अच्छा, ये क्या करता है? इट कैन फॉर्म एंड इट कैन क्लीव डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इट कैन फॉर्म और यू कैन से ब्रेक, मतलब कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। अच्छा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होती क्या है? असल में एक अमाइनो एसिड है विच इज सिस्टीन। सिस्टीन की आर ग्रुप में आपके पास एक खास किस्म का ग्रुप होता है जिसको आप लोग थायोल ग्रुप कहते हैं, मतलब कि SH, सल्फर अटैच है और सल्फर के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। जब ये सिस्टीन किसी दूसरे सिस्टीन के साथ इंटरेक्ट करता है जिसके पास भी आपके पास थायोल ग्रुप होगा, ठीक है, तो वो जो आपके पास दूसरा सिस्टीन है उसके थायोल में और इसके थायोल में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। होगा ये कि ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, और इनके इंटरेक्शन की मदद से ये जो दो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएंगे। असल में एक सल्फर दूसरे सल्फर पर अटैक करेगा और इस तरह से ये जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। टू सल्फर, टू मींस डाइसल्फाइड, मतलब दो सल्फाइड वाली बॉन्ड। अच्छा, when one cysteine is interacting with another cysteine it will form disulfide bond, तो इन दोनों को आप लोग मिला के सिस्टाइन कहेंगे, सिस्टाइन, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है जो कि एक पॉलीपेप्टाइड में दो सिस्टीन, मतलब कि एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर दो सिस्टीन अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होंगे जिनकी आर ग्रुप जब आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो वो जो दो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो बनेंगी। सो ये आपके पास एक ही कोवैलेंट इंटरेक्शन थी जो आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर को बनाने में आपको एक पॉलीपेप्टाइड को मदद देती है। अब आइए बात करते हैं नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के बारे में। सो अब आइए बात करते हैं नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के ऊपर। अच्छा, मोस्टली जो आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी होती है वो इन्हीं नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है, बिकॉज डाइसल्फाइड बॉन्ड बहुत कम होती है, इंतहाई कम होती है। मोस्टली जो है ये नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन ही होती है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन? नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन ऐसे इंटरेक्शन जो कि कोवैलेंट नहीं है। सिंपली कोवैलेंट कौन से हैं? कोवैलेंट वो हैं जिनमें बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, इसमें आपके पास है फर्स्ट ऑफ ऑल मशहूर ज़माना हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, लेट मी मेक इट क्लोज ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाइड्रोजन बॉन्ड, देन वी हैव हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, and then you have electrostatic interaction. Electrostatic interaction. अच्छा, आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है इट ऑलवेज फॉर्म्स इन बिटवीन टू पोलर ग्रुप्स, मतलब कि टू पोलर आर ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड, यानी जिनके पास पोलर आर ग्रुप हो उनके दरमियान जो है आपके पास ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के लिए हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड हाइड्रोजन डोनर की ज़रूरत होती है। और अगर दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके पास ये एक के पास जो है वो हाइड्रोजन डोनर और एक के पास हाइड्रोजन एक्सेप्टर प्रेजेंट है, तो उनके दरमियान आपके पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी जो कि आपके टर्शरी स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली स्टेबलाइज करेगी। उसके बाद आइए बात करते हैं कि व्हाट आर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। सो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन उन अमाइनो एसिड के दरमियान होती है जिनके पास नॉन पोलर आर ग्रुप हो, नॉन पोलर आर ग्रुप। सो एज यू कैन सी ये आपके पास जितने भी अमाइनो एसिड हैं इनके पास मतलब कि जो भी आर ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर हैं। सो इन मतलब कि इन में से किसी दो अमाइनो एसिड के दरमियान अगर कोई इंटरेक्शन होगा इनकी आर ग्रुप के दरमियान तो वो होगा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। असल में होता क्या है, मैंने
एक बात पहले आपको ये बताई थी कि मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट हल्का हल्का आपको ये डिफाइन करूंगा कि ये होता क्या है। अगर आपको इन तमाम के मतलब कि आपको ये सारे के सारे इंटरेक्शन को अच्छी तरह से समझना है तो मैंने वाटर की बायोकेमिस्ट्री में जो आपके पास मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होते हैं उसके ऊपर एक कंप्लीट ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट लॉन्ग एक लेक्चर दिया है, ठीक है। उसमें मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि होते क्या है, ये किस तरह से बनते हैं, इसका ऑप्टिमम, इसका लीस्ट ऑप्टिमम, मतलब कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट आई हैव डिस्कस्ड, ऑलमोस्ट ट्राई टू डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर। आप लोग वो देख सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करेगा इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इस तरह के इंटरेक्शन होते हैं कि असल में होता ये है कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि एक नॉन पोलर आर ग्रुप है, एक नॉन पोलर आर ग्रुप, ठीक है, और दूसरा भी एक नॉन पोलर आर ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, सो आपको पता है कि जो प्रोटीन है वो मोस्टली सेल्स के अंदर होते हैं और सेल में 70% पानी है, तो 70% में से कुछ H2O के मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, सवाल ये है कि क्या पोलर है या नॉन पोलर है? वेरी गुड, पोलर है, राइट। अगर आपने पोलर जवाब दिया है तो यू आर राइट, और अगर रॉन्ग सो अल्लाह ही हाफिज आप, अगर आपको ये नहीं पता। अच्छा, सो सपोज कीजिए कि ये आपके पास दो नॉन पोलर आर ग्रुप्स हैं और उसके इर्द गिर्द आपके पास पानी है। क्या इन दोनों में अट्रैक्शन होगी, मतलब कि वाटर और नॉन पोलर आर ग्रुप में? एग्जैक्टली रिपल्जन होगी, बिकॉज ये एक दूसरे के लिए एफिनिटी नहीं रखते, बिकॉज पोलर ऑलवेज अट्रैक्ट पोलर एंड नॉन पोलर ऑलवेज अट्रैक्ट नॉन पोलर, इट्स द नेचर ना। तो अपना इंटरेक्शन इस वाटर से काम करने के लिए, अपना इंटरेक्शन इस वाटर से काम करने के लिए जो आर ग्रुप हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लगेंगे। क्या करेंगे? ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लगेंगे, राइट देयर। लेट मी ड्रॉ विद द ब्लैक होल, मतलब कि ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे ताकि इनका जो मोस्टली इंटरेक्शन हो वो नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ हो, ताकि नॉन पोलर का इंटरेक्शन वाटर के साथ कम हो। तो मतलब कि ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मींस वाटर एंड फोबिया मींस डर, यानी पानी से डर कर किया हुआ इंटरेक्शन। तो ये है आपके पास, यानी जब वन नॉन पोलर आर ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड comes in the premises of another non-polar R group containing amino acid, तो उन दोनों के दरमियान हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इस तरह से होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मतलब कि दो ऐसे अमीनो एसिड जिनके जो R ग्रुप्स हैं वो चार्ज्ड हैं, चार्ज भी हैं और वो है वो पोलर्स हैं, मतलब उनके पास कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे अमीनो एसिड जिनके पास इस तरह के अमीनो, इस तरह की R चेंज होती हैं जिसके जो है वो R ग्रुप जो है वो चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए R ग्रुप, ठीक है, वन इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पर हम लोग लाइसिन को ले लेते हैं। लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके जो है वो आर ग्रुप के अंदर आपके पास अमाइड लगा, मतलब कि अमाइन जो कि उसको पॉजिटिव चार्ज देता है, और ऑन द अदर हैंड आपके पास जो है वो एस्पार्टेट है जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एस्पार्टेट। एज वी नो के उसका जो आर ग्रुप होगा, आर ग्रुप वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? एग्जैक्टली वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगी। अच्छा, एक और चीज, मतलब एक और किस्म का इंटरेक्शन भी हो सकता है टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि मैंने ऊपर आपको मेन हेडिंग में डिस्कस नहीं किया था, विच इज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट इंटरेक्शन, विच इज अ, यानी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो सकती है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ये मोस्टली ऐसी बॉन्ड है जो मोस्टली आपको मेटल आयंस में देखने को मिलती है, यानी कि इट्स अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन व्हिच इज अकर्स इन बिटवीन लाइगेंड्स, यानी लाइगेंड ऐसी स्पीशीज जिनके पास फ्री लोन पेयर होता है जो कि उसको डोनेट कर सकती है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा पेयर है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में यूज नहीं होता और वो फ्री होता है, और वो जो लोन पेयर है वो उस मॉलिक्यूल को एक नेगेटिव चार्ज देता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यू कैन से, ठीक है। और आपके पास दूसरी तरफ होता है एक मेटल आयन जो कि उस लोन पेयर को या उस लाइगेंड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, उसकी लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, मेटल आयन। अच्छा, मेटल का मतलब धातु नहीं है, मतलब कि आयरन, मतलब कि लोहा, या लाइक जो आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपके पास मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल सोडियम, वो मेटल नहीं, ट्रांजिशन मेटल्स, लाइक फॉर एग्जांपल आयरन, फॉर एग्जांपल गोल्ड, फॉर एग्जांपल कॉपर, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, इस तरह से वो वाले मेटल, उनके दरमियान मतलब वो जो मेटल होता है, फॉर एग्जांपल आयरन, मशहूर ज़माना जो आपके पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, उसमें आपको पता है कि हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है जो कि आपके ब्लड को रेड कलर देता है। उसमें होता है ये कि आपके पास एक आयरन होता है, आयरन, ठीक है, आयरन, राइट देयर, Fe, ठीक है, जो कि +2 स्टेट में होता है,
और बहुत सारे लाइगेंड्स ऐसे होते हैं जो कि उसको अपना लोन पे डोनेट कर रहे होते हैं, और जब वो अपना लोन पे डोनेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्टडीन एक अमाइनो एसिड होता है जो आप लोग देखेंगे, हिस्टडीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि आपके पास इस आयरन के साथ हीमोग्लोबिन में भी और मायोग्लोबिन में भी इंटरेक्ट कर रहा होता है, विच इज हिस्टडीन, यानी अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट करता है। और जब ये लोन पेयर डोनेट करता है तो इन दोनों के दरमियान कौन सी इंट्रैक्शन होगी, कौन सी बॉन्ड बनेगी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो ये तमाम किस्म की वो इंट्रैक्शंस थी जो कि आपके पास एक टर्शरी स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं, जो कि उस टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करती हैं। अब आइए कुछ अदर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं और इस टर्शरी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। ओके, वन मोर थिंग एंड इट्स दैट कि जो आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर है, इट आल्सो इन्वॉल्व्स द ओरिएंटेशन एंड द कन्फर्मेशन ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। व्हाट आई सेड दैट कि जो आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर है, tertiary structure, it also involves conformation of prosthetic group। अब इसका क्या मतलब है? इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को हम लोग टेक्निकली अंडरस्टैंड करेंगे एंजाइम्स के अंदर, बिकॉज ये वहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं और वहाँ पर इनका फंक्शन भी अच्छे से हम लोग समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मैं करवा देता हूँ। अच्छा, आपको पता है कि प्रोटीन दो किस्म के हो सकते हैं, या तो वो प्योर प्रोटीन होंगे, ठीक है, या तो वो आपके पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होंगे। प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो कि कॉन्जुगेटेड होते हैं, कौन से? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जो कि प्रोटीन और किसी दूसरी चीज़ के बने होते हैं, यानी कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं वो ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि प्रोटीनियस पार्ट भी उसमें होता है, ठीक है, और उनके अंदर एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होता है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन, फॉर एग्जांपल लिपोप्रोटीन। सो आप लोग इसमें देख सकते हैं एक तो प्रोटीन है और एक कोई दूसरा मॉलिक्यूल है। एग्जांपल इसमें ये ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, इसमें लिपिड है। तो ये प्रोटीन के अलावा जो एक दूसरा पोर्शन है विच इज द नॉन प्रोटीनियस पार्ट, इसको आप लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो अगर एक प्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप भी है, फॉर एग्जांपल जो आपके पास हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन होता है, उसमें आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, यानी एक प्रोटोपोरफायरिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एक रिंग में होता है जिसके अंदर आपके पास वो आयरन प्रेजेंट होता है, यानी वो जो आपके पास आयरन है, इट इज प्रेजेंट इन अ प्रोस्थेटिक ग्रुप व्हिच इज नोन एज प्रोटोपोरफायरिन। तो वो जो प्रोटोपोरफायरिन है, एन आयरन अ कॉम्प्लेक्स रिंग, ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिंग यू कैन से, वो आपके पास एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में उस प्रोस्थेटिक ग्रुप की आई शुड से प्रोस्थेटिक ग्रुप, सिंपली प्रोस्थेटिक ग्रुप की क्या कन्फर्मेशन है, क्या ओरिएंटेशन है, कहाँ उसकी पोजीशन है, किस अमाइनो एसिड के साथ उसने इंटरेक्ट किया है, किसके साथ नहीं किया है, वो कहाँ प्रेजेंट है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसकी मूवमेंट कितनी है, वो तमाम की तमाम वो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप की ओरिएंटेशन, उसकी 3D कन्फर्मेशन इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हैं, वो आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का पार्ट है। इट शुड बी 3D कन्फर्मेशन। सो आप लोग टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रोस्थेटिक ग्रुप को भी इन्वॉल्व करते हैं। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन आपने इस पूरे लेक्चर का जो है वो एक जो मरकजी ख्याल, एक जो आपके पास मॉरल है, वो ये है कि टर्शरी स्ट्रक्चर की जो बैकबोन है वो क्या है। अगर मैं कुछ यूं कहूं कि व्हाट इज द बैकबोन ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर टर्शरी स्ट्रक्चर खड़ा है तो किस चीज के ऊपर खड़ा है? बैकबोन ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर। सो एक बात आपने याद रखनी है कि इट इज बेस्ड ऑन, मतलब कि जो आपका टर्शरी स्ट्रक्चर है ये टोटली बेस करता है आर ग्रुप्स के ऊपर। मतलब कि आर ग्रुप एक प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को टर्शरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब आर ग्रुप नहीं इंटरेक्ट करना होता, बिकॉज आप पता है कि जब जो है वो आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है, जब वो अपने आप को टर्शरी में कन्वर्ट करेगा, सो असल में उसके आर ग्रुप्स आपस में इंटरेक्ट करके, हमने जितने भी इंटरेक्शन पढ़े, चाहे वो आपके पास कोवेलेंट हो, नॉन कोवेलेंट हो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट हो, उन सब में जो आपके पास आर ग्रुप हो गए। अच्छा, कोवेलेंट के अंदर जो आपके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड था, सिस्टीन का आर ग्रुप और दूसरे सिस्टीन का आर ग्रुप आपस में इंटरेक्ट कर रहा था। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उन सब के आर ग्रुप्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे। इसके अलावा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी आपके पास आर ग्रुप के ऊपर एक लोन पेयर होगा जो डोनेट होकर एक मेटल आयन को जो है वो उसकी जो भूख है, उसकी जो हंगर है इलेक्ट्रॉन की, उसको खत्म करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का बायस बनेगा। तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन आर ग्रुप इनसाइड अ टर्शरी स्ट्रक्चर।
सो ये इस टर्शरी स्ट्रक्चर की बैकबोन है। अच्छा, अब हम लोग टर्शरी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग डोमेन्स को डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन और इसका क्या रोल है, वो होते क्या हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन। डोमेन असल में होता यह है कि जब कभी भी जो एक पॉलीपेप्टाइड है वो अपने आप को टर्शरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो उसके कुछ डॉब्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये एक लंबा सा पॉलीपेप्टाइड है, लंबा सा मतलब इसमें ये जो आप कर्व देख सकते हैं, ये अमीनो एसिड ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि ये 100 अमीनो एसिड लॉन्ग है, ठीक है। तो असल में जब ये इसके जितने भी सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में फोल्ड होंगे तो ये 2 या 3 यानी 2 और मोर डॉब्स में, डॉब्स कहते हैं कुछ इस तरह। फॉर एग्जांपल जो आपके पास ये पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड है ये 2 डोमेन्स में आपने फोल्ड हुआ है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि एक राइट देयर, मतलब एक ये रहा, मैं इसको रैंडमली फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, और इसका दूसरा पोर्शन कुछ ये रहा, इस तरह से। मैं इसमें प्रॉपर अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स नहीं बना रहा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप गौर से यहाँ पर देखें तो इस पूरे के पूरे पॉलीपेप्टाइड में जो कि एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हुआ है 2 डोमेन्स बने हुए, वन इज देयर, वन इज देयर। तो ये जो 2 डॉब्स हैं, डॉब्स कम फ्रॉम गुंबद, मतलब ये जो 2 आपस में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इनमें से हर एक को आप लोग डोमेन कहते हैं। अच्छा, आपको पता है कि जो एक डोमेन है वो दूसरे डोमेन से पॉलीपेप्टाइड की चेन से जुड़े होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये आप देख रहे हैं, ये इट्स अ पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि इन डोमेन्स को जोड़ रही है। सो मतलब वन डोमेन इज अटैच्ड विद अनदर डोमेन बाय पॉलीपेप्टाइड, मतलब कि फॉर एग्जांपल दिस इज वन डोमेन, दिस इज अनदर। तो इससे जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये इसके अंदर इस तरह से जा रहा होगा और इसको बना रहा होगा। सो बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड बाय पेप्टाइड, यानी अ स्मॉल शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड व्हिच इज द पार्ट ऑफ द होल लार्ज पॉलीपेप्टाइड। एक बात आपने नोट करनी है कि अगर हम लोग इस छोटे सेगमेंट ऑफ पेप्टाइड को काट भी दें तो ये जो डोमेन्स हैं ये अपनी कन्फर्मेशन मेंटेन करते हैं। दे डू व्हाट, दे मेंटेन देयर कन्फर्मेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेबल होता है। मेंटेन कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन मतलब कि अगर आप इसको सेपरेट कर दें तब भी जो एक डोमेन होगा वो वैसा ही रहेगा, दूसरा भी वैसा ही रहेगा। अच्छा, एक और बात आपने नोट करनी है कि जो आपके पास डोमेन होते हैं मोस्टली वो जो अपने फंक्शन में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, मतलब कि दे हैव डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन। अच्छा, वन मोर थिंग, ये दोनों आपस में कोरिलेट कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर, ये अपने एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके फंक्शन में ये हेल्प करेगा, इसके फंक्शन में ये हेल्प करेगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये फंक्शन परफॉर्म करेगा तो इसको हेल्प होगी, और अगर ये फंक्शन परफॉर्म करेगा तो अपने फंक्शन परफॉर्म करने में इसको हेल्प होगी। लेकिन होगा ये कि इन दोनों के जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, सेम भी हो सकते हैं, ये नहीं कि हमेशा डिफरेंट होंगे। मे भी बहुत सारे प्रोटीन जैसे होते हैं जिनके डिफरेंट डोमेन्स होते हैं लेकिन ऑल ऑफ देम have same function, but on the other hand mostly proteins are such like that कि they have different domains and all of the domains have different functions. So ये आपके पास domains भी complete हो गए, और ये basically domains की introduction थी कि वो होते क्या है। मैं इतना डिटेल में नहीं गया कि क्या function perform कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। So that was it with the tertiary structure. I hope so कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। So if you like this video so please share this video with your friends. Next में हम लोग इंशाल्लाह मायोग्लोबिन को स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो आपके पास जो आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।